पिछले 48 घंटों में हमास ने 27 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है, लेकिन फिर वही बात, इजराइल मानने को नहीं तैयार है और अभी तक वो ये दिखा रहा है कि उसके 7 अक्टूबर के बाद से 572 सैनिक शहीद हुए हैं, 2000 से ऊपर इंजर्ड हुए हैं, जबकि जो इजरायली अस्पताल है उनका रिकॉर्ड बता रहा है कि 6000 से ऊपर घायल लोग वहां पर अस्पताल में भर्ती हैं। और यह भी बात आ रही है कि 20,000 से ज्यादा सैनिक विकलांग हो चुके हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है पिछले 48 घंटों में, जिसमें 27 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, इसके वीडियोस जो आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। अभी तक जो वीडियोस आ रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि हमास के लड़ाके दिलेरी के साथ अकेला लड़ाका हमास का अपने हाथ से एक्सप्लोसिव टैंक पे रख रहा है, भाग रहा है, फिर उसके बाद मोटर गोलों से लगातार डेट्स खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और वहां से फायर कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ के लड़ाकों की, जो हमास के लड़ाके हैं, फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा जंग हो गई है। इस तरह से अभी तक जो वीडियो आ रहे थे वो उनमें दिखता था। इजरायली कई जगह मारे गए, इसके पहले भी वीडियो आ चुके, लेकिन अब की बार तो अद्भुत एक चीज हो गई। और आपको मैं ये पूरा इसका जो रिलीज आया है ये मैं आपको बताता हूं कि इन द वीडियो द कसाम फाइटर, कसाम हमास की जो आर्म्ड विंग है, अल कसाम उसको कहते हैं। In the video, the Qassam fighter was literally sitting on a chair while holding what seems to be a Yasin 105. Yasin 105 एक तरह का एंटी आर्मर गन है जिसको हमास ने खुद डेवलप किया है। तो एक जो रेजिस्टेंस का सिपाही कुर्सी पे बैठा है और वो लिए है यासीन 105। देन अ वॉइस इज हर्ड इन द बैकग्राउंड, और पीछे से आवाज आती है, वी आर जस्ट सिटिंग, हम लोग तो बस बैठे हुए हैं। Meaning that the tank can be blown up from the comfort of their own seats. मतलब एक आवाज आती है कि हम तो बैठे हैं, टैंक आ गया, उसने मार दिया, धाड़ से खत्म। तो अपने मतलब ये स्थिति तो नहीं थी ना पहले कि अपने कंफर्ट जोन में रेजिस्टेंस चला गया है। मतलब वो जब चाह रहा है, जिस जगह चाह रहा है, वहां चुन के इजरायलियों को मार रहा है। और दुनिया में ये झूठ फैलाया जा रहा है। नेतन्याहू कल तक ये कह रहे हैं कि हम तो गाजा में कब्जा करेंगे, मिलिट्री रूल आएगा, एंड इट इज अ मैटर ऑफ मंथ्स, नॉट इवन ईयर्स। कि मतलब कुछ लोग इजराइल के कह रहे थे कि सालों लग जाएंगे हमास को खत्म करने में। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अरे ये तो कुछ महीनों की बात है। ये है महीनों की बात कि आज आपकी ये स्थिति हो गई है इजरायली सेना की कि आराम से बैठ के अपने कंफर्ट जोन से हमास के रेजिस्टेंस फाइटर्स उनके टैंक्स उड़ा रहे। दूसरी बात देखिए, जो इजराइल की सेना है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर मर्सिडीज ज्यादा है, दूसरे देशों से बुलाए गए भाड़े के सिपाही। और इजराइल की आर्मी में इस तरह का ट्रेडिशन रहा है भाड़े के सिपाहियों को लड़ने भेजना। लेकिन हमास के खिलाफ 2014 में युद्ध हुआ, कुछ 2019 में भी एक्शन हुआ, 2021 में भी हुआ। इनकी एलीट ब्रिगेड्स लड़ती थी, जैसे गोलानी ब्रिगेड, जीवाती ब्रिगेड, लेकिन वो सब तो विड्रॉ हो गई। वो तो गुलानी ब्रिगेड में एक साथ उसके करीब 9 लोग मारे गए, वो विड्रॉ हो गई। गिवाती ब्रिगेड के लोग मारे गए, वो विड्रॉ हो गई। गाजा डिवीजन तो 7 अक्टूबर को ही ढह गई थी। नहार ब्रिगेड वो भी वापस हो गई। उसके बाद अभी जो 23 जनवरी को 24 इजरायली सैनिक मार दिए गए, उसके बाद बाकी जितनी उनकी ब्रिगेड्स ऑफिशियल थी वो विड्रॉ हो गई। अब जो लड़ रहे हैं, जो भी 3-4-5 हजार इजरायली सैनिक ग्राउंड पे हैं, वो ज्यादातर मर्सनरीज। इसीलिए अब यही देखिए वो राज छुपा है कि इजराइल अपने मृतकों की संख्या छुपा कैसे ले जाता है। वो छुपा इस तरह से ले जाता है कि ये जो भाड़े के सिपाही हैं, इनकी कोई जवाबदेही तो नहीं है ना। ये किस देश से हैं, ये अफ्रीका से हैं, ये यूक्रेन से कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने। भाड़े के सिपाही इस समय दुनिया में बहुत मिल रहे हैं। आप कहीं भी पैसे के बल पे खरीद लीजिए उनको और उनको किसी भी युद्ध में झोंक दीजिए। यूक्रेन भी यही कर रहा है और इजराइल भी यही करता है। लेकिन इजराइल की कलई खुल गई, क्योंकि जिस तरह से वो मारे जा रहे हैं और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए 572 जो इन्होंने एक्सेप्ट किया अभी तक कि 572 हमारे सैनिक मारे गए हैं और करीब 2000 से ऊपर घायल हैं। और हालांकि जो इजराइल के अस्पताल हैं उनके अनुसार 5000 से ऊपर घायल हैं।
और 20,000 से ऊपर विकलांग हो चुके हैं। तो मतलब इनके खुद के फिगर्स में सामंजस्य नहीं है। लेकिन जो 572 आपने एक्सेप्ट किए हैं, इसका मतलब वो ऐसे हैं जो इजराइल के सिटीजन हैं। तो वो तो आपको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई किसी के घर का लड़का गया, मारा गया, तो वो तो आपको घर को बताना है, तो उसको तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 572 तो उतने ही लोग हैं केवल जो इजराइल के सिटीजन हैं। बाकी जो हजारों के ऊपर लोग मारे गए हैं, हिजबुल्लाह कह रहा है 2,000 हमने मारे, वो अलग है। हमास ने कहा है करीब 2,500 से 3,000 उसने मारे 7 अक्टूबर से। अभी पिछले 48 घंटों में 27 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये इनके बारे में क्या है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और हमेशा इजरायली ये जो लोग मारे जा रहे हैं भाड़े के सैनिक, इनके साथ जरूर एक यूनिट रहती है जो इजरायली रेगुलर्स हैं, और वो लोग तुरंत उनकी बॉडी ले जाते हैं। और उनकी बॉडी, ये चीज हमास ने अपने एक न्यूज लेटर में बकायदा पब्लिश किया है कि उनको पता है कि कहां ले जाके उनका क्रियाक्रम हो रहा है, कहां पर ले जाके इजरायली कई लोगों को समुद्र में फेंक देता है, और कई लोगों को वो अफ्रीका के किसी देश में जाके दफन करता है। और उनके, क्योंकि भाई भाड़े के सिपाही हैं उनके, वो तो ये तो नहीं उनके माँ बाप कहाँ हैं, भाई इंटरनेशनल वो कहीं के भी हो सकते हैं, वो चेचेनिया के भी हो सकते हैं, वो आपके मतलब आइसलैंड के भी हो सकते हैं। हम एक बात कह रहे हैं कि हो तो वो कहीं के भी सकते हैं ना, तो उनके बारे में ये तो है नहीं, वो अगर मारे गए तो उनको कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो वो ये लोग छुपा रहे हैं और भारी संख्या में उनको भेज रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, इजराइल का ये गेम है कि अपनी हम संख्या को, हम अपने सैनिकों को हम बचाएं। अच्छा, किस लिए बचाएं? कि हमसे वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हम डिप्लॉय करेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ तुम डिप्लॉय करोगे? हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सीक्रेट रिपोर्ट आ चुकी है कि अगर जंग हुई तो उसमें इजराइल मात खाएगा। उसके बारे में हमने एक पहले के वीडियो में इसके बारे में बाकायदा बात की है। अल कासिम ब्रिगेड्स टारगेट अ जायनिस्ट मरकावा टैंक। जायनिस्ट जो ये लोग जो इजराइल की आइडियोलॉजी है उसकी बात है। अल कसाम ब्रिगेड्स टारगेट अ जायनिस्ट मरकावा टैंक विद एन अल यासीन 105 शेल साउथ वेस्ट ऑफ अल जैतून नेबरहुड इन गाजा सिटी। अल जैतून भी एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन रहा है जंग का। यहां पर कई तरीके से आप देखिए, फिर अल जैतून में अल कसाम फाइटर्स सक्सेसफुली टारगेटेड अ ग्रुप ऑफ Israeli soldiers inside a house with an anti-personnel shell, causing deaths and injuries among them in the south of Al Zaytun neighborhood in Gaza City. अब देखिए, ये जो पूरा एक पैटर्न है कि इजरायली सोल्जर्स जाते हैं, गाजा पूरा बॉम्ब्ड आउट है, उसमें पूरे मतलब आप तो जानते हैं पूरा तहस नहस हो चुका है। वहां पर किसी बिल्डिंग को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उस बिल्डिंग को पिछली बार जो 24 लोग मारे गए थे, 24 इजरायली 23 जनवरी को, उसमें भी यही था कि वो एक बिल्डिंग को वो ऑक्यूपाई किए हुए थे और उस बिल्डिंग को उड़ाने वाले थे। तब तक हमास के लड़ाकों ने मार दिया, और उसमें जो इजरायली सोल्जर्स थे 24, वो भी बिल्डिंग के साथ उड़ गए। अब देखिए, अब यहां पर जो एक घटना घटी, और जो एक जगह है जापानीज नेबरहुड, ये खान यूनिस में, और उसका एक तैयब टावर्स हैं वहां के, और उसमें भी ऐसे ही हुआ था। ये अभी कल की घटना है कि आईडीएफ के कम से कम 6 सैनिक उसमें अंदर कब्जा जमाए बैठे थे। अब उनको ये डर रहता है कि अगर हम बाहर घूमेंगे इस तरह से, इसके पहले देखिए गार्जियन में भी रिपोर्ट आ चुकी है कि इजरायली सैनिक कह रहे हैं जो फ्रंट लाइन से लौटे हैं, और जो वाकई मतलब जो भाड़े के नहीं, जो वहां से हट के या हार के आए हैं, उनसे गार्जियन ने बात की, तो उन लोगों का कहना था हमको पता नहीं है दुश्मन कहाँ है, हम चारों तरफ से गोली चला रहे हैं, मतलब गोली आती है, लगती है, हमें ये नहीं समझ में आता कहां से आ रही है, कौन चला रहा है। और हमको समझ में आ रहा है क्योंकि कुछ आवाजें आ रही हैं कुछ दूर पे कि कोई पानी पी रहा है, कोई खजूर खा रहा है, इस तरह से, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जब गोली पड़ती है, कोई मरता है या किसी को कोई घायल होता है, तब हमें समझ में आता है और हम अंधाधुंध फायर करते हैं। इसलिए इन लोगों ने अब नया वो निकाला कि अब ऐसे मत घूमो, किसी न किसी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर लो, और किस बिल्डिंग में कौन बैठा है किसी को नहीं पता, और वहां से तुम हमास पे निशाना साधो। लेकिन हमास का जो नेटवर्क है वो केवल टनल्स में नहीं है,
वो केवल जमीन के अंदर नहीं है। ये गलतफहमी है, ये इजरायलियों को बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जिसकी बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमास तो टनल में, अभी तक कहा जा रहा है कि हमास टनल में है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि हमास, अरे भाई एक अगर फौज लड़ रही है और वो एक उसका एक तरह की टैक्टिक्स है उसकी कि टनल्स बना के और वहां छुपे रहो, फिर वहां से निकल के वार करो, तो ये उसकी एक टैक्टिक्स है ना। ये तो ना है कि वो टनल्स में ही घुसी रहेगी हमेशा। और ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ये बात माने कि वो टनल्स में ही घुसे हुए हैं। अरे वो बाहर निकल के घात लगाना भी आता है उनको, उसकी भी उनकी ट्रेनिंग है। इसीलिए आप जब एक बिल्डिंग के अंदर इजरायली सेना के 6 लोग या 8 लोगों का दस्ता जब एक बिल्डिंग को कब्जा करता है, हमास के लोग ऊपर होते हैं, उनका स्पाई नेटवर्क है, उन तक खबर पहुंचती है, और वो जब खबर पहुंचती है तो वो लोग वहां जाते हैं और उसके अगल बगल के वो पूरे गाजा को जानते हैं। वो उनका यहां पर एक तरह से शासन है, और वो लोग कहीं से भी दीवार के सुराग से, कहीं किसी और वेंटेज पॉइंट से, और अभी हमने देखा कुर्सी पे बैठ के वो सीधे मारते हैं, और उसके बाद जो इजरायली सैनिक उस बिल्डिंग में हैं, जैसे अभी जापानीज नेबरहुड में हुआ, वो सब के सब मारे जाते हैं। अब आप देखिए इस लड़ाई में हो क्या रहा है। मैंने एक कल भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हमास किस तरह से दुनिया बदल रहा है। ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि सोच के हमास के लोग आए कि हमें दुनिया बदलनी, नहीं, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जैसे होता ना कि भाई एक आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अगर एक जगह क्रांति होती है तो 10 देशों में और क्रांति होती है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर रशियन रेवोल्यूशन तक का इतिहास है। ऐसा नहीं था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे थे कि या जो रशियन रेवोल्यूशन कर रहे थे उनको ये बात पता थी कि 10 जगह और होगा। नहीं, वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसका असर हुआ, क्योंकि हर चीज दुनिया में इंटरलिंक्ड है। उसी तरह से हमास के लोग जब उन्होंने हथियार उठाए और आर्म रेजिस्टेंस किया, तो उनको नहीं पता था कि पूरी दुनिया में इसका यह असर होगा कि हर तरफ से जो अमेरिका, इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, उसकी जो फोर्सेज हैं, जो चाहती हैं कि बस पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित रहे, संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित रहे, 1% दुनिया के लोग 99% दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा किए रहे, उनके खिलाफ युद्ध शुरू हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की पूरी एक जाल अमेरिका ने बिछाया था सोवियत रूस के ढहने के बाद, कि सीरिया में, इराक में, सब जगह हमारे बेसेस हैं, सऊदी अरेबिया पे हमारा कंट्रोल है, सऊदी अरेबिया से इजराइल के रिश्ते नॉर्मल करने जा रहा था, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उधर चाइना और रशिया जो हर तरह से जिनको दबाने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, वो उभर के आ गए, और दुनिया फिर एक यूनिपोलर नहीं रही, मल्टीपोलर हो गई। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो ईरान की भूमिका है, ईरान की भूमिका उभर के सामने आई। ईरान जैसी ताकतों को यह मौका मिला कि आज वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत ही करीब है। तो अब देखिए सवाल यहां पर यह है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई, मैं अपने वीडियोस में क्या करता हूं कि बड़े इवेंट को छोटे इवेंट से लिंक करता हूं। इसीलिए देखिए एक खास बात एक इसमें ये होती है, और एक एक ग्राउंड पे जो हो रहा है उसकी एक एक चीज की खबर है, और उस ग्राउंड की एक एक चीज को कैसे जो बड़े लेवल पे चीजें हो रही हैं उनसे लिंक किया जाता है, इसकी भी खबर है। और यहां पर हम जो कह रहे हैं कि लड़ाई का जो तरीका हमास अपना रहा है, हमास ने एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर शुरू की है। अब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर अभी तक दुनिया ने उस तरह से देखी नहीं है। दुनिया गुरिल्ला वॉरफेयर को जानती है केवल, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर ये नहीं है। ये केवल वो नहीं है कि जंगल है और जंगलों में से आप लड़ रहे हैं, जिससे वियतनाम वॉर में हुआ था। सिमिलैरिटीज हैं लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। और या जैसे मतलब शहरों में आप लड़ रहे हैं, और कुछ जैसे मोगादिशु में हुआ था जब अमेरिकन फोर्सेस फंस गई थी वहां पर 1991 में, उस पर ब्लैक हॉक डाउन नाम की फिल्म भी बनी है। उस तरह की भी लड़ाई नहीं है। अब आप ये सोच रहे थे कि अच्छा ये वही बात, मतलब टनल के अंदर हमास के लड़ाके घुसे हैं और टनल के अंदर लड़ाई हो रही है, लेकिन वो तो टनल के बाहर भी लड़ना जानते हैं। उनके कई दस्ते टनल के बाहर हैं, पर टनल के अंदर वो नहीं छुपे हैं हमेशा। सारे के सारे जितने हजारों हमास फाइटर्स है वो टनल के अंदर छुपे हैं। मुझे हंसी आती है कभी कभी कि जो दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या हो गया है, जो पढ़े लिखे देश हैं उनको क्या हो गया है, इनके थिंक टैंक्स को क्या हो गया है। मतलब इंग्लैंड में, अमेरिका में कोई है ही नहीं जो इस चीज को समझ सके।
इंडिया में कोई है ही नहीं जो इस चीज को समझ सके। कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं है, कोई एक पत्रकार नहीं है जो इस चीज को समझ सके कि लड़ाई की कैसे होती है। अरे लड़ाई के बारे में कुछ तुमने, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, दुनिया में हर जगह वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, लेकिन वो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, एक सीबीएस, एक बड़ा नेटवर्क है अमेरिका का, उसकी एक रिपोर्ट आई और उसने कहा कि हम अंदर घुस के, हमारे रिपोर्टर ने, महिला रिपोर्टर, उसने घुस के हमास के लोगों से इंटरव्यू किया। अब वो इंटरव्यू आप देख लीजिए, हंसी आ जाएगी, बिल्कुल स्टेज्ड है वो। उसमें हमास के लोग ही नहीं, मतलब वो ऐसे बैठे हैं, अजीब अजीब उनके मास्क हैं, और वो लड़की है और वो ऐसे बात कर रही है कि जैसे किसी दोस्त से बात कर रही है। मतलब एक्टिंग भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे। तो जो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एक समय थे मजबूत, जिन्होंने वियतनाम वॉर कवर की थी, जिन्होंने 1980s में अफगान वॉर कवर की, अब वो रह ही नहीं गए। अब ये जो चैनल्स हैं, CNN है, CBS है, BBC है, ये वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के नाम पे ऐसे ही खबरें प्लांट करते हैं, उसको फिल्मा लेते हैं और फिर उसको खबर बना देते हैं, और अपने बिल्कुल नौसिखिया जर्नलिस्ट जो कुछ नहीं जानते उनको भेजते। खैर इनके लोग तो जाते नहीं मैदान में। गाजा में आपने देखा CNN के, उसके एक वो 2-3 बार आता है कि वो रबर बुलेट पहने वो खड़े हैं और उधर से गोली चल रही है, वो सब ड्रामा है। असल में कोई वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, जैसे एक समय BBC का वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, मुझे याद है जब कोसोवो में लड़ाई हुई थी तो उसमें मारा भी गया था। ऐसे कोई रिस्क लेके वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट आजकल नहीं जा रहे हैं, और इसलिए कोई जानता नहीं है कि क्या हो रहा है। और हम आपके बीच लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को भी अजीब लगता होगा कि ये अकेली एक आवाज है, लेकिन देखिए क्या है कि अकेली जो आवाज होती है, लेनिन भी अकेले थे। जिन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया वो भी केवल एक छोटा सा ग्रुप था। ऐसा नहीं है, जो अकेले जो लोग होते हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं। और हमास का जो पूरा आंदोलन है, शेख यासीन ने शुरू किया था, और वो आदमी जो 1986, 1987 में उसके बाद से उसने शुरू किया, ऐसे दौर में शुरू किया जब PLO यासर अराफात समझौता करने बैठ गए थे और ओस्लो पीस अकॉर्ड हो गए थे, और अब ये था कि फिलिस्तीनी समस्या सॉल्व हो गई और अब फिलिस्तीनियों की तरफ से कोई संघर्ष नहीं होगा। और वैसे माहौल में पूरा एक नया आंदोलन बिल्ड हुआ, नई विचारधारा के साथ, जिसमें इस्लाम भी है, जिसमें वामपंथ भी है, जिसमें तमाम दुनिया की जितनी भी फिलॉसफीज हैं जो प्रतिरोध की है, जो रेजिस्टेंस की बात करती हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई की बात करती हैं, वो सब हैं। उनके अनुभवों से सार निकाला गया और फिर एक ऐसी लाइन तैयार की गई जो आज जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर को झुका दिया है, घुटनों पे ला दिया है। और ये जो पल पल की खबर है, अब देखिए, अभी और जो आपको मैं बताता हूं कि इसमें कम से कम 13 टैंक्स 48 घंटों में इजराइल के नष्ट हुए हैं। 2 ट्रूप कैरियर्स नष्ट हुए हैं। अब 2 ट्रूप कैरियर्स का मतलब ये है कि हर ट्रूप कैरियर में कम से कम आपके 20 से 25 सैनिक होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं सब मारे गए, लेकिन उसमें काफी मारे गए, काफी घायल हुए, ये भी हुआ है। अब दूसरी बात, ये तो यही गाजा की बात, वेस्ट बैंक की बात। वेस्ट बैंक, जहां पर गाजा जैसे हालात नहीं है, जहां पर उस तरह के टूटे, मतलब जो टेरेन है वो दूसरी है। वेस्ट बैंक में गांव है, वेस्ट बैंक में ग्रीनरी है, वो समुद्र के उतना पास नहीं है, वहां पर मतलब खेती होती है, वहां बहुत सारी, तो और वहाँ इजरायली सेटलमेंट्स भी हैं। वहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, वहाँ पर बलाता में, हिब्रॉन में, ये सब ऐतिहासिक, ये सब शहर हैं, हिब्रॉन में, बेथलेहम में, जो मतलब जो क्रिश्चियनिटी का सेंटर रहा है, उसके बाद यरूशलेम में जो जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, उसके बाद जरीको में, मतलब आपको ये सब नाम बाइबल में मिल जाएंगे। जेनिन में, तुलकरेम में, वहाँ जो संघर्ष हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ लड़ रहे हैं खुले में, वहाँ कोई टनल नहीं है, खुले में जिस तरह से वहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर एक अलग तरह की चल रही है, वो भी देखने लायक है, क्योंकि उसमें इजराइल हमेशा वहाँ पर अपर हैंड उसका रहा है। वेस्ट बैंक में जन आंदोलन हुए हैं, वेस्ट बैंक में उस तरह से सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ है, लेकिन अब हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि तीसरे इंतिफादा की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। और अगर तीसरा इंतिफादा हो गया, मतलब जो तीसरी अपराइजिंग, जनरल पीपल्स अपराइजिंग हो गई वेस्ट बैंक में, हमेशा वेस्ट बैंक से ही शुरू हुआ है,
तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गाजा में हो ही रहा हो, ये सशस्त्र संघर्ष हो ही रहा है। तीसरा इंतिफादा सशस्त्र इंतिफादा होगा। इसमें पत्थर के वो लोग नहीं मरेंगे, इसमें उनके हाथ में बंदूक होंगी। और उसके बाद जो अरब मुल्क और बाकी अरब मुल्क हैं, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, ये इजिप्ट है, ये बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। इनकी जनता भी सड़क पे आएगी। हम लोग एक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि ये नॉर्मल केवल एक फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरे मानवता की लड़ाई है, पूरे मानव जाति को मुक्त करने की लड़ाई है इजराइल जैसे और अमेरिका जैसे शैतानों के चंगुल से। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।